अचानक बुद्धू काका ने जीप रोक दी। रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। सामने झाड़ियों का एक ऐसा जाल था जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। काका ने कांपती उंगली से इशारा किया। झाड़ियों के पीछे एक विशाल काले पत्थरों से बनी इमारत खड़ी थी। इस बंगले की दीवारें काई और सूखी बेलों से ढकी हुई थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जो किसी खाली आंखों की तरह निखिल को घूर रहे थे। ये वही जगह थी जहां 70 साल पहले एडवर्ड मॉर्गन अपनी पत्नी के साथ रहता था। कहते हैं, उस रात के बाद इस बंगले ने कभी किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी। निखिल ने अपना रिकॉर्डिंग गियर उठाया और बंगले की तरफ बढ़ने लगा। बुद्धू काका जीप के पास ही रुक गए। उन्होंने अपनी माला तेज कर दी और बुदबुदाए, साहब, चौखट पार मत करना। सरहदें लांघने वालों को जंगल माफ नहीं करता। निखिल ने जैसे ही बंगले के मुख्य द्वार पर कदम रखा, उसे एक तेज महक आई, मिट्टी के तेल की महक। ये नामुमकिन था, क्योंकि वहां दशकों से कोई नहीं रहा था। उसने अपना माइक ऑन किया और हेडफोन कान पर लगाए। अंदर का तापमान बाहर से कम 10 डिग्री कम था। सन्नाटा इतना गहरा था कि निखिल को अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक उसके हेडफोन में एक आवाज आई, किसी के धीरे से फुसफुसाने की। फुसफुसाती हुई आवाज, वेलकम होम। निखिल जम गया। उसने टॉर्च जलाई, पर सामने सिर्फ धूल और जाले थे। लेकिन तभी गलियारे के अंत में उसे एक परछाई दिखी, एक लंबा साया, जो एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गायब हो गया। वो साया लंगड़ा कर चल रहा था। निखिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस लंगड़े साए को देखने के बाद उसके पास भागने का मौका था, लेकिन एक साउंड रिकॉर्डिस्ट होने के नाते उसका जुनून उसके डर पर भारी पड़ गया। वो बंगले के उस कमरे में दाखिल हुआ जहां से टिक टिक की आवाज आ रही थी। वहां कोई घड़ी नहीं थी, सिर्फ धूल भरी दीवारें थी। निखिल ने हेडफोन लगाए और गेन बढ़ा दिया। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, टिक टिक। ये आवाज दीवार के पीछे से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके ठीक बगल में खड़े होकर कोई अपनी कलाई घड़ी देख रहा हो। निखिल ने अपना रिकॉर्डर चेक किया। स्क्रीन पर मौजूद वेवफॉर्म पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान इतना गिर गया है कि उसके मुंह से भाप निकलने लगी। हेडफोन में अब आवाजें साफ होने लगी थी। पहले एक महिला के सिसकने की आवाज आई, और फिर एक भारी, गूंजती हुई मर्दाना आवाज। वो अंग्रेजी में कुछ बुदबुदा रहा था। आई शॉट द बीस्ट। निखिल, बट वाई वोंट शी वेक अप? निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आवाज ने उसका नाम लिया था। 70 साल पहले मरे हुए एक शिकारी को निखिल का नाम कैसे पता हो सकता था? तभी खिड़की का टूटा हुआ शीशा अपने आप हिला और उस पर जम चुकी धूल में एक हाथ का निशान उभरा। निखिल ने टॉर्च घुमाई तो उसने देखा कि उसके पैरों के पास की मिट्टी पर किसी के चलने के निशान बन रहे थे, पर वहां कोई इंसान नहीं था। वो साया अदृश्य था, लेकिन उसके वजन से जमीन धंस रही थी। तभी हेडफोन में एक चीख गूंजी, रन। निखिल पागलों की तरह बंगले से बाहर भागा। पीछे से उसे वो भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धप, घिसट, धप, घिसट। वो साया उसके ठीक पीछे था। निखिल जैसे ही जीप के पास पहुंचा, उसने देखा कि बुद्धू काका ड्राइवर सीट पर पत्थर की तरह जमे हुए थे। काका की वो सफेद आंख अब पूरी तरह बाहर निकल आई थी और उनका मुंह किसी अमानवीय तरीके से खुला हुआ था। निखिल ने उन्हें झकझोरा, लेकिन काका के मुंह से जो आवाज निकली वो उनकी नहीं थी। वही भारी, ठंडी अंग्रेजी आवाज, द फॉरेस्ट हैज क्लेम्ड इट्स विटनेस, निखिल। निखिल ने किसी तरह काका को बगल वाली सीट पर धकेला और जीप स्टार्ट की। जैसे ही उसने जीप मोड़ी, हेडलाइट की रोशनी उस 13वें बंगले की खिड़की पर पड़ी। वहां वो शिकारी खड़ा था, अपनी बंदूक ताने हुए,
लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ चमकती हुई आंखें थी। निखिल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पूरी रात जीप चलाता रहा, जब तक कि उसे जंगल की चौकी की रोशनी नहीं दिखी। बुद्धू काका को होश तो आया, लेकिन उन्हें उस रात की एक भी बात याद नहीं थी। उन्हें बस इतना याद था कि वे जंगल गए थे और फिर अंधेरा। निखिल वापस दिल्ली लौट आया, पर वो रात आज भी उसके साथ है। जब उसने अपने रिकॉर्डर की फाइल चेक की, तो उसमें सिर्फ सन्नाटा नहीं था, एक आवाज जो साफ कह रही थी, डोंट कम बैक। जंगल ने उसे जाने तो दिया, पर उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं ब्लैक होल बीट में कैद रह गया।